हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर वीडियो। ये होगा 6th वीडियो फॉर योर एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ। फाइनली भाई मेरे ये जो चैप्टर है ना वो खत्म होने वाला है आज। तो आज के वीडियो में फटाफट हम लोग टॉपिक के टुवर्ड्स चल जाते हैं। आ जाओ। तो लास्ट टॉपिक जो था ना भाई लोग, हम लोगों ने देखा शेयर कैपिटल और incorporation of company. How do we incorporate a company? And then we went towards share capital. What kind of share capitals are there? For example, issued capital, subscribed capital, called up capital, paid up capital, equity share capital, preference share capital. उसके बाद हम लोग देखे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है इसका क्या चक्कर होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन रहता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने अभी जो अपने को पढ़ना है वो है फर्स्ट डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स के बारे में हम लोग आज जानेंगे कि फर्स्ट डायरेक्टर्स कौन रहता है। देखो ये जो फर्स्ट डायरेक्टर्स है ना, नाम से पता चलता है भैया ये फर्स्ट डायरेक्टर्स मतलब क्या, कंपनी का प्रथम डायरेक्टर। कंपनी का प्रथम डायरेक्टर, जो कंपनी का सबसे पहले डायरेक्टर बनता है उसको कहते हैं हम लोग फर्स्ट डायरेक्टर्स। तो उसमें जो है ना वो सेक्शन नंबर 152 सबसेक्शन 1 में कवर्ड है अपना फर्स्ट डायरेक्टर। तो फर्स्ट डायरेक्टर कौन बनता है, बहुत ही भयानक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो कैसे हम लोग फर्स्ट डायरेक्टर बनाएंगे। पकड़ लो आपको कंपनी खोलना है, तो आपने सोच लिया कि भाई मेरे को कंपनी खोलना है, तो कंपनी खोल लिया आपने। उसके बाद डायरेक्टर्स को भी तो बिठाना है, तो डायरेक्टर्स कौन रहेंगे, आप रहोगे, ठीक है भाई आप रहोगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद और कौन, तो ये जो चक्कर है ना अपन लोग समझने वाले। तो इसमें भी झोलमाल हो जाता है कि यार कभी कभार क्या हो जाता है कि बहुत दिक्कत आ जाता है फर्स्ट डायरेक्टर चूज करने में। आप सोच रहे होंगे कि सर मैंने कंपनी खोलना है, मेरे को तो पता ही होगा डायरेक्टर्स कौन बैठेगा। ऐसा नहीं है भैया, कभी कभार झोल हो जाता है, तो आपको पता चलेगा जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आओगे। तो अभी हम लोग देखने वाले कि फर्स्ट डायरेक्टर का प्रोसीजर क्या है, लॉफुल प्रोसीजर क्या है फॉर द सिलेक्शन ऑफ बीइंग अ फर्स्ट डायरेक्टर। सबसे पहले अगर आपका नाम अगर आर्टिकल्स में लिखा है ना, आर्टिकल्स मतलब सर MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अगर आपके आर्टिकल्स में लिखा है आपका नाम, अगर आपके आर्टिकल्स में लिखा है आपका नाम, तो आप बन जाओगे द फर्स्ट डायरेक्टर्स। अगर मेरे को कंपनी खड़ा करना है, मेरे को MOA बना रहा हूं मैं, तो अपने MOA में क्या लिख दूंगा, मेरा नाम, ठीक है, सो एंड सो इज द डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी, है कि नहीं, खत्म बात। पकड़ लो, आपने लिखने के टाइम में भूल गए अब यार डायरेक्टर मतलब आपने लिखा ही नहीं कि कौन डायरेक्टर बनने वाला है, आर्टिकल्स में लिखा नहीं है। तो देखो इफ आर्टिकल्स आर साइलेंट मतलब आर्टिकल्स में लिखा नहीं है, हमेशा याद रखना ये जो वर्ड है ना, इफ आर्टिकल्स आर साइलेंट, ये बहुत बार रिपीट होगा अपने कंपनी लॉ के चैप्टर्स में, एग्जीक्यूटिव लेवल में, फाइनल लेवल में, और ये जो अपना CSET है उस लेवल में, उसके बाद फ्यूचर के जितना भी लेवल है सब लेवल में, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स है ना, इनका डेफिनेशन, इनका जो पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन है वो अभी से समझ लो, अभी से क्लियर रखो, तो बाद में दिक्कत नहीं होगा, आप खुद से इंटरप्रेट कर पाओगे। सबसे पहला क्या, इफ आर्टिकल्स आर साइलेंट मतलब आर्टिकल्स में कुछ लिखा नहीं हो तो क्या होने वाला है, एज पर रेगुलेशन 60 ऑफ टेबल एफ। ये एज पर रेगुलेशन ऑफ 60 टेबल एफ क्या है सर, ये एक रेगुलेशन है एज पर टेबल 60, एज पर रेगुलेशन 60 ऑफ टेबल एफ में क्या लिखा है, प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर्स। और पे लिखा क्या पता है, मेजॉरिटी ऑफ ऑल शेयर होल्डर्स विल डिटरमाइन, लिखा ये है कि मेजॉरिटी ऑफ ऑल द शेयर होल्डर्स विल डिटरमाइन। तो एक आप कंपनी खोल रहे हो, आप कंपनी खोल रहे हो, उसमें जितना भी शेयर होल्डर्स है ना भाई, जितना भी शेयर होल्डर्स है वो लोग डिटरमाइन करने वाला है कि कौन फर्स्ट डायरेक्टर जो है वो बैठने वाला है। पकड़ लो एक चीज और, आर्टिकल्स में भी मेंशन नहीं है, 1 नंबर भी फेल हो चुका है, 2 नंबर भी फेल हो चुका है, मतलब आर्टिकल्स में भी मेंशन नहीं है, और शेयर होल्डर जो है ना, शेयर होल्डर जो है वो भी फेल हो चुके हैं टू सिलेक्ट अ फर्स्ट डायरेक्टर, टू सिलेक्ट द फर्स्ट डायरेक्टर। तो उन केस में क्या हो जाएगा, तो तब क्या होगा कि ऑल द इंडिविजुअल, जो कंपनी में जितने इंडिविजुअल सब्सक्राइबर्स है ना, जो सब्सक्राइब कर रखे हैं, शेयर होल्डर्स है ना, जो भी सब्सक्राइबर्स है, ऑल द इंडिविजुअल सब्सक्राइबर जो शेयर सब्सक्राइब कर रखे हैं, समझ में आ रहा है, शेयर होल्डर्स है, दे शैल बी द फर्स्ट डायरेक्टर। जितने भी शेयर होल्डर्स है सभी लोग फर्स्ट डायरेक्टर है। इस ये जो प्रोविजन है नंबर 3, इसका जो दरकार है ना वो कभी रियल लाइफ में होता नहीं है। हर सब्सक्राइबर्स को अगर आप फर्स्ट डायरेक्टर बना दो तो कैसे चलेगा सर, ये तो होता नहीं है। लेकिन फिर भी कानून में ऐसा प्रोविजन लिखना जरूरी है, अगर बाई चांस, ये तो इंडिया है भाई, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नामुमकिन नहीं इंडिया में। तो इंडिया में अगर लोग भूल गए, वो लोग आर्टिकल्स में लिखना, या फिर शेयर होल्डर्स खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहे कौन फर्स्ट डायरेक्टर रहेगा, तो सारे बन जाएंगे क्या, फर्स्ट डायरेक्टर्स। ओके, फर्स्ट डायरेक्टर्स बन जाएंगे। लेकिन कब तक बनेंगे सर, अंटिल द डायरेक्टर्स आर ड्यूली अपॉइंटेड, जब तक कि ना डायरेक्टर अपॉइंट कर ले वो लोग अच्छे से,
तब तक वो लोग फर्स्ट डायरेक्टर बन के रहने वाले हैं। क्लियर है बात? इजी है। फर्स्ट डायरेक्टर सेक्शन 152 सबसेक्शन 1। उसके बाद देखो क्या लिखा, नॉर्मल प्रोविजन है, बस रीड करना। नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज फर्स्ट डायरेक्टर अनलेस ही हैज बीन अलॉटेड द डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। मैंने पहले भी बता चुका हूं आपको, अगर आपको डायरेक्टर बनना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, DIN, डिन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो आपका जो मतलब क्या है, लाइसेंस ही पकड़ लो। आप जो एज अ डायरेक्टर बैठने वाले हो कंपनी में, उसका तो डिन चाहिए होता है ना, तो डिन बहुत दरकार है। अगर आपके पास डिन नहीं है तो आपको एज अ डायरेक्टर बैठना घोर अपराध है, आपको बैठने नहीं दिया जाएगा एज अ डायरेक्टर। उसके बाद देखो क्या लिखा है, every person proposed to be appointed as a director shall furnish his director identification number or such other number as may be prescribed and a declaration that he is not disqualified to become a director under the act। पहला वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन के रिपीटेशन है। उन्होंने बोला कि आपको क्या देना है, आपको देना है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। उसके बाद और चीजें ही देना है ना, आपको ये सर्टिफिकेट देना है या फिर प्रूफ देना है कि आप जो है ना डायरेक्ट एज अ डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड नहीं हो। You are not disqualified of being a director. You are not disqualified of being a director। अभी बच्चे पूछेंगे कि सर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर के बारे में कुछ बता दीजिए। सर डायरेक्टर कब हम लोग बन नहीं पाएंगे एज अ डायरेक्टर, कब हम लोग एक्ट नहीं कर पाएंगे, कब हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे एज अ डायरेक्टर। देखो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर जो है ना भाई मेरे, वो सेक्शन 164 में आता है। 164 में आता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। अभी डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स इतना बड़ा है और इतना इंटरेस्टिंग, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं आपको बता दूं कि डिस्क्वालिफिकेशन कैसे नहीं होता है। लेकिन आपके मॉड्यूल में अभी तक वो है नहीं चीज कि डिस्क्वालीफाई कैसे होता है, आपको बता दूं। ठीक है, अगर मैं आपको बता दिया तो आप ज्यादा स्मार्ट बन जाओगे। और मैं चाहता हूं कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स है ना, चैनल के सब्सक्राइबर्स है, शेयर्स के नहीं, चैनल के सब्सक्राइबर है, पूरा स्मार्ट बन जाए बाकी स्टूडेंट के कंपैरिजन में। तो मैं आपको बता रहा हूं डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होता है। देखो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर जो है ना, वो है सेक्शन 164 सबसेक्शन 1, 2 एंड 3। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनो अच्छे से। सेक्शन 164 सबसेक्शन 1, 2 एंड 3 वो है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर। डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर, तो उनमें से बहुत सारे पॉइंट्स हैं मैं जो आपको बताने जा रहा हूं। अभी छोटा छोटा पॉइंट बताऊंगा सो दैट आप कंफ्यूज ना हो जाओ, बस आपको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये चीज कि डिस्क्वालिफिकेशन कैसे हो जाएंगे। सबसे पहला बात ये कि आप अनसाउंड माइंड हो। सबसेक्शन 1 बोलता है अगर आप अनसाउंड माइंड हो। क्या हो अनसाउंड माइंड मतलब? अनसाउंड माइंड मतलब सर पागल हो चुके हो आप। ठीक है, अगर आप पागल हो तो आप एज अ डायरेक्टर आप अपने आप को एनरोल नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद आप अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो। आप क्या हो? अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट? अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट वो बंदा होता है ना, अगर मैं आपको लेमन टर्म में समझाऊं, मतलब बहुत ही आसान शब्दों में समझाऊं, अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट वो बंदा होता है जिसका डेट जो है ना अभी तक उसने पे नहीं किया, उसका बहुत सारा लोन बाकी है, डेट्स अभी तक बहुत सारा लोन जो है बाकी है, वो इंसॉल्वेंट हो चुका है और उसका लोन बाकी है। इंसॉल्वेंट मतलब पूरा रास्ते पे आ चुका है बंदा। ठीक है, उसके पास पैसा वैसा कुछ नहीं है और बहुत सारा लोन बाकी है, तो उस टाइप के बंदे को आप बैठा दोगे एज अ डायरेक्टर आपकी कंपनी में। सोचो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे। उसके बाद ऐसा है ना कि देखो आप जो है ना कन्विक्टेड हो चुके हो, कन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर एनी ऑफेंस और मॉरल टर्पिट्यूड। मॉरल टर्पिट्यूड मतलब हाँ जी, डोमेस्टिक वायलेंस के चक्कर में आप जेल जा चुके हो, समझो चीज। ठीक है, और अदरवाइज इंप्रिजमेंट फॉर नॉट लेस देन 6 मंथ एंड 5 years नॉट इलैप्स्ड। ये कौन सा चक्कर है सर? ये मतलब क्या बात है? या फिर आपने ना जेल जा चुके हो। अगर आप जेल जा चुके हो 6 महीने के लिए, अगर आप 5 महीने के लिए जेल जा चुके हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्टर बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर आप 6 महीने के लिए जेल जा चुके हो ना, तो जेल जाने के बाद, छूटने के बाद, जेल से छूटने के बाद आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब आप कहीं पर भी एज अ डायरेक्टर बैठ नहीं पाओगे जब तक कि ना 5 साल पूरा खत्म हो जाए, उसके बाद ही आप एलिजिबल बन पाओगे टू बिकम अ डायरेक्टर। समझ में आ रहा है? तो ऐसे करके ना बहुत सारे पॉइंट्स है, समझे? या फिर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कह लो, एनुअल रिटर्न कह लो, 3 साल से ना, 3 साल से जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न आप भरे ही नहीं हो। देखो सबसेक्शन 1 बोलता है, देखो 164 सबसेक्शन 1 बोलता है कि अगर आप ये काम कुकर्म कर चुके तो आप डायरेक्टर बन नहीं सकते। और सबसेक्शन 2 कैसा है ना भाई, सबसेक्शन 2 है कि आप ऑलरेडी डायरेक्टर हो लेकिन आप इनवैलिड घोषित कर दिया है। ठीक है, कि आप डायरेक्टर नहीं हो सकते अभी से, क्योंकि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं भरा है, एनुअल रिटर्न नहीं भरा है,
या फिर आपने किसी भी प्रकार का जो डिपॉजिट्स है ना उसको रीपे करने के लिए आपने मतलब कोई भी किसी भी प्रकार का कोशिश नहीं किया, डिपॉजिट अभी तक आउटस्टैंडिंग है, या फिर डिबेंचर जो है ना कंपनी का वो अभी तक आपने रिडीम ही नहीं कर पा रहे हो। डिबेंचर वंस इशूड हैव टू बी रिडीम्ड, इतना तो पता है ना भाई अकाउंट्स वाले बच्चे, डिबेंचर वंस इशूड हैव टू बी रिडीम्ड, आज कह लो 5 साल बाद कह लो कभी भी, लेकिन रिडीम तो करना ही है ना। तो अगर आप रिडीम नहीं कर पाए तो आप डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे एज अ डायरेक्टर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 164 सबसेक्शन 2, और सबसेक्शन 1 बोलता है आप तो ये चीज हो आप तो बन ही नहीं पाओगे डायरेक्टर, समझे ना। और सबसेक्शन 3 में क्या बोले सर, सबसेक्शन 3 में ये बोला है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी जो है ना, कोई भी प्राइवेट कंपनी जो है, ये जो गवर्नमेंट का रूल्स है ना इनके अलावा और जो रूल्स है वो लोग दे पाएंगे अपने डायरेक्टर को, वो लोग लागू कर पाएंगे। कि गवर्नमेंट का तो ये चक्कर है कि अगर आप ये हो जाओ तो आप डायरेक्टर नहीं हो पाओगे, लेकिन प्राइवेट कंपनी जो है ना वो अपने खुद से रूल ऐड कर सकता है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट का रूल मानेगा नहीं, कंपनीज एक्ट मानेगा नहीं, कंपनीज एक्ट तो पूरा फॉलो करना ही है, और अपने खुद से भी कोई भी रूल वो लिख सकता है फॉर प्राइवेट कंपनीज, ओके, सो दैट वो अपने कंपनी का डायरेक्टर्स जो है वो डिस्क्वालीफाई कर पाए अकॉर्डिंग टू द नीड, समझे ना। ये थोड़ा हो गया बाहर का ज्ञान, अभी अंदर में आ जाता है, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट था भाई, क्यों इंपॉर्टेंट था, देखो ये जो लास्ट लाइन था ना, ये देखो क्या बताया यहाँ पे, एंड अ डिक्लेरेशन दैट ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर अंडर द एक्ट। तो आपको डिस्क्वालिफिकेशन का जो धब्बा है उसको हटाने के लिए आपको तो सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि ना आप डिस्क्वालिफाइड नहीं हो। तो डिस्क्वालिफाइड होता कैसे वो भी तो जानना पड़ेगा आपको, तो मैंने वो आपको बता दिया, ठीक है। अगर आपने नोट डाउन किया तो अच्छी बात है, अगर नोट डाउन नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एग्जाम में आने नहीं वाला है वो चीज। आ जाओ। A person appointed as a director shall not act as a director unless he gives his consent to hold the office as a director, and such consent has been filed with the registrar within 30 days of his appointment। देखो बात क्या बताया यहाँ पे कि जो बंदा है ना वो डायरेक्टर तब तक नहीं बैठेगा, आप तो अपॉइंट कर चुके हो एज अ डायरेक्टर, ठीक है। पकड़ लो, मैंने जो है ना, मैंने एक बंदा नाम बताओ कोई भी, अपूर्व, ठीक है, एक बंदा अपूर्व नामक एक बंदा है, ठीक है। मैं इधर पे ड्रॉ कर लेता हूं, अपूर्व नामक एक बंदा है, ओके, अपूर्व नामक एक बंदा है। इस बंदे को ना बेटा क्या बनना है, डायरेक्टर बनना। इस बंदे को क्या बनना है, डायरेक्टर बनना है। तो हम सब ने मिलके वोट करके इस बंदे को डायरेक्टर बना दिया, लेकिन ये बंदा जो है ना 30 मार्क का है, इसको क्या करना है, ये बोले कि नहीं आपने तो बनाया लेकिन मेरे को बैठना नहीं है, तो उस प्रकार अगर ये सिचुएशन आ जाए तो कंपनी क्या करेगा, ठीक है। तो कंपनी बोलता है, कंपनीज एक्ट बोलता है कि जब तक कि ना ये बंदा खुद से रिटर्न, ठीक है, आरओसी को, आरओसी मतलब बोलो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ठीक है, आरओसी को उसने खुद से ना बता दे, खुद से कैसे बताएगा, कंसेंट, आपका जो कंसेंट है ना वो कंसेंट जो है वो फाइल करेगा टू द रजिस्ट्रार, समझ में आ रहा है, टू द रजिस्ट्रार। देखो सच कंसेंट हैज बीन फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार, ठीक है, 30 डेज के अंदर कि मेरे को जो है, मैं अपूर्व नामक बंदा हूं इस पृथ्वी में, और मैं जो बंदा हूं ना, मेरे को मेरे कंपनी के बंदे ने पावर दिया है, मेरे को सिलेक्ट किया है, और मेरे को क्या करना है, मेरे को एज अ डायरेक्टर बैठना है इस कंपनी में। ये जो है रिटर्न आपको फाइल करना है आरओसी के पास, सो दैट इन फ्यूचर अगर अपूर्व बोले ना भाई मेरे को नहीं काम करना, तब ना उसका कान मरोड़ के हम लोग आराम से उसको डायरेक्टरशिप के लिए मजबूर कर सकते हैं, बिकॉज ही हैज ऑलरेडी फाइल्ड दैट टू द आरओसी, इजंट इट ब्रो। क्लियर है ना बात मेरे, इजी है। उसके बाद आ जाओ, उसके बाद ये तो हो चुका अपना फर्स्ट डायरेक्टर। उसके बाद रोटेशनल डायरेक्टर के चक्कर में थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग, रोटेशनल डायरेक्टर क्या होता है। ये भी मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, बिकॉज बेसिक अगर आपको पता नहीं हो तो कोई दरकार नहीं कंपनी लोग पढ़ने का, है कि नहीं, बेसिक समझना बहुत मतलब जरूरी है। आ जाओ, रोटेशनल डायरेक्टर्स अप्लाइज ऑन पब्लिक कंपनी, समझ लो ये बात। रोटेशनल डायरेक्टर्स किन कंपनी के लिए एप्लीकेशन होता है, अप्लाइड होते हैं पब्लिक कंपनी के लिए। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी एटलीस्ट 2/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर्स मस्ट बी रोटेशनल। अगर एक पब्लिक कंपनी है उसका कम से कम 2/3 डायरेक्टर जो है ना वो रोटेशनल डायरेक्टर होना चाहिए, ओके। अब सर रोटेशनल डायरेक्टर है क्या है, रोटेशनल डायरेक्टर वो बंदे होते हैं ना जो जिसका जो रिटायरमेंट होता है ना वो एज रोटेशन होता है, ठीक है। अगर आपका टर्न आया तो आप रिटायर कर जाओगे, ऐसा होता है चीज। तो मैं आपको बताऊंगा, फिर डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद देखो यहाँ पे एनी फ्रैक्शन राउंडेड अप टू 1, ये भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अच्छे से। इधर पे पहले
थर्ड लाइन देखो, 1/3 ऑफ सच रोटेशनल डायरेक्टर शैल रिटायर ऑफ देयर एजीएम स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट एजीएम। ठीक है, सिंपल सा बात है, सिंपल सा बात है। देखो ये कंपनी है, कंपनी में कम से कम कितना डायरेक्टर बताओ, 2/3 डायरेक्टर होना चाहिए रोटेशनल डायरेक्टर, और इन 2/3 डायरेक्टर से कम 1/3 डायरेक्टर होना चाहिए जो कि उनका रिटायरमेंट हो जाए थ्रू रोटेशन, जो कि उनका रिटायरमेंट हो जाए थ्रू रोटेशन। ठीक है, और सुनो ये जो चक्कर है एनी फ्रैक्शन राउंडेड अप टू 1, मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं ये चीज। देखो इसका अलग है और इसका अलग है। ठीक है, ये रोटेशनल डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट और ये है रिटायरमेंट, रोटेशनल डायरेक्टर का रिटायरमेंट। ठीक है, कैसे होगा, पकड़ लो एक कंपनी है जहां पे है 9 डायरेक्टर्स, तो 9 डायरेक्टर्स को अपने को कितना रोटेशनल डायरेक्टर्स जो है ना उसमें कितना रोटेशनल डायरेक्टर्स है। ठीक है, मतलब एज ए रोटेशनल डायरेक्टर अपने को अपॉइंट करना है 9, अगर आपको कंपनी में 9 डायरेक्टर्स रखना है ना तो उसमें से कितना हो जाएगा 9 into 2/3 डायरेक्टर्स रोटेशनल डायरेक्टर्स होना पड़ेगा, तो 6 डायरेक्टर। ठीक है, 6 डायरेक्टर, 9 में से 2/3 अगर आप 9 में से 2/3 निकाले तो 6 होता है। रिटायरमेंट सुनो, ये जो 6 है ना, 6 वाला पॉइंट है ना, इस 6 को 6 डायरेक्टर से, इन 6 डायरेक्टर से आपको उससे भी 1/3 निकालना है जिसको रिटायरमेंट होना है। ओके, थ्रू रोटेशन, जिसको रिटायरमेंट होना है थ्रू रोटेशन। समझ में आ रहा है, फंडा समझ में आ रहा है। ओके, टोटल डायरेक्टर्स में से कम 2/3 डायरेक्टर होगा अपना रोटेशनल डायरेक्टर, उसमें से अपना रिटायरमेंट जो होगा थ्रू रोटेशन, रोटेशन के हिसाब से जो रिटायरमेंट होगा ना वो 1/3 होगा। सर रोटेशन के हिसाब से रिटायरमेंट कैसे होता है, मैं पढ़ेंगे ना, हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, इधर आ जाओ। पकड़ लो यार, ऐसा हो जाए कि कंपनी में 9 डायरेक्टर है, तो अगर हम 10 डायरेक्टर है, अगर हम लोग 10 डायरेक्टर का 2/3 निकाले तो अपन को होता है कि यार आंसर तो 6.67 निकलता है, 6.67 निकलता है। ओके, तब हम लोग क्या करें, अपने को तो पता है सर अगर 5 में से ज्यादा है ना, पॉइंट के बाद 5 से ज्यादा है ना तो 1 ऐड कर लेते, तो अपन 7 लिख लेंगे। ठीक है, लेकिन ये बताओ नीचे में आ जाओ, पकड़ लो अगर 11 डायरेक्टर्स है उसमें से रोटेशनल डायरेक्टर्स कितना अगर हम लोग पता करना है आपको, तो कैसे पता करोगे, 11 into 2/3, तो आंसर निकलता है 7.33। ये तो 5 से ज्यादा नहीं है, पॉइंट के बाद 5 से ज्यादा नहीं है, तो अपने को 8 क्यों लेना है, 8 इसीलिए लेना है क्योंकि यहाँ पे लिखा है एनी फ्रैक्शन राउंडेड अप टू 1, कोई भी फ्रैक्शन निकल जाए दिक्कत नहीं भाई, कोई भी फ्रैक्शन निकल जाए लेकिन राउंडेड अप टू 1 लेना है अपने को, पूरा राउंड फिगर में लेना है। इसीलिए 5 से कम है इसलिए भी हमने 8 लिया। लेकिन ये सेम चीज ना रिटायरमेंट के चक्कर में नहीं है, रिटायरमेंट के चक्कर में ये राउंडेड अप टू 1 का चक्कर नहीं आएगा। देखो 2.33 निकला, यहाँ पे 7.33 निकला था लेकिन हमने 8 लिया है कि नहीं, 2.33 निकला हमने लिया 2, यहाँ पे क्या है 2.67 तो हमने लिया 3, ये तो नॉर्मल प्रोविजन है 5, ये तो 5 से ज्यादा है ना 6, तो हमने 3 ले लिया, ये चीज है कि नहीं, समझे चीज क्लियर है। टोटल डायरेक्टर से कितना डायरेक्टर्स रोटेशनल होना होगा, फटाफट रिपीट करो, 2/3 डायरेक्टर शैल बी रोटेशनल डायरेक्टर्स, और इन 2/3 डायरेक्टर से कम 1/3 डायरेक्टर जो है उसको रिटायरमेंट होना पड़ेगा थ्रू रोटेशन। अभी आ जाओ और पढ़ेंगे हम लोग, आ जाओ। सेम बात है जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, यहाँ पे यही लिखा है, अनलेस द आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर द रिटायरमेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स एट एवरी एनुअल जनरल मीटिंग नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए पब्लिक कंपनी शैल बी पर्सन whose period of office is liable to determination by retirement of directors by rotation। ठीक है, जिसका पीरियड ऑफ ऑफिस जो है, पीरियड ऑफ ऑफिस मतलब रिटायरमेंट का बात कर रहे हैं वहां पे, वो डिपेंडेंट होगा किस चीज के ऊपर, रोटेशन के ऊपर। समझ में आया। सेव इज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट बी अपॉइंटेड बाय कंपनी इन जनरल मीटिंग। ठीक है, जनरल मीटिंग में अपने को ये अपॉइंट करना है। ओके, जनरल मीटिंग में अपने को निकालना है, अपॉइंट करना है, सब कुछ जनरल मीटिंग में करना है। उसके बाद देखो द रिमेनिंग डायरेक्टर्स मतलब 2/3 के अलावा जो डायरेक्टर्स है, in case of any such company shall in default of any subject to any regulations in the articles of the company also be appointed by the general meeting। हाँ जी बेटा, कंपनी के जनरल मीटिंग में भी ही उनको अपॉइंटमेंट होना पड़ता है, उनको अपॉइंटमेंट होना पड़ता है, सबका अपॉइंटमेंट एजीएम में ही होगा। ओके, उसके बाद देखो रोटेशनल डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय ओवर इन जीएम। रोटेशनल डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय ओवर इन जीएम मतलब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। सर ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या है,
ये जो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है ना, इसका और एक भाई है, उसका नाम है स्पेशल रेजोल्यूशन। एक होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। ये हम लोग आगे जाके समझने वाले, ये हम लोग आगे जाके समझेंगे कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है, और ये देखो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है, और ये देखो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन देखा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन, ये हम लोग आगे जाके समझने वाले। तो अभी के लिए इतना इधर पे देख के रखो कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में अपने को पास करना है फॉर रोटेशनल डायरेक्टर, ठीक है। ओआर पास करना है जीएम में, मतलब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है अपने को जनरल मीटिंग में। Articles cannot specify any other mode of appointment for rotational directors. Non-rotational directors are appointed as per articles, but if they are silent, then over in GM. अगर non-rotational directors हो ना, मतलब 2/3 के अलावा जो डायरेक्टर्स है ना, वो जो है वो अपॉइंटमेंट होगा एज पर आर्टिकल। आर्टिकल में जैसा भी लिखा है कंपनी के आर्टिकल्स में, वैसे वो लोग अपॉइंटेड हो जाएंगे। अगर आर्टिकल साइलेंट है, मतलब आर्टिकल में कुछ लिखा नहीं है, तो उनका भी जो अपॉइंटमेंट होगा ना, वो होगा थ्रू ORNGM, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। अभी आ जाओ, समझो एक चीज, ये अभी जो रिटायरमेंट बाय रोटेशन वाला चक्कर है ना सर, रोटेशनल डायरेक्टर, ये आपको समझाने वालों में रोटेशनल डायरेक्टर का चक्कर क्या, अच्छे से समझो। देखो, द डायरेक्टर्स टू रिटायर बाय रोटेशन एट एवरी एनुअल जनरल मीटिंग शैल बी दोज हु हैव बीन लॉन्गेस्ट इन ऑफिस। उसके बाद पूरा पढ़ लेते एक बार। बट एज बिटवीन पर्संस हु बिकेम डायरेक्टर्स ऑन द सेम डे इन डिफॉल्ट एंड सब्जेक्ट टू एनी एग्रीमेंट अमंग देमसेल्व्स बी डिटरमाइंड बाय लॉट। देखो, एक डायरेक्टर है, बी एक डायरेक्टर है, सी एक डायरेक्टर है, डी एक डायरेक्टर है। ए अपॉइंट हुआ 5 तारीख को, बी अपॉइंट हुआ 6 तारीख को, सी 7, डी 8 रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले कौन सा डायरेक्टर निकलेगा, इसको रोटेशन करते हैं, इसको रोटेट करते हैं। सबसे पहले कौन निकलेगा, जो पहला आया है वही तो निकलेगा, ये निकल जाएगा सबसे पहले। ये होता है रोटेशनल डायरेक्टर, समझ में आ रहा है ना भाई। सबसे पहले कौन निकलेगा, ये निकलेगा, ए निकल जाएगा। उसके बाद का रोटेशन बताओ, ये निकलेगा, उसके बाद ये निकलेगा, उसके बाद ये, उसके बाद तो अपॉइंटमेंट होता ही रहेगा ना, अपॉइंटमेंट होता रहेगा, निकलते रहेंगे ये लोग थ्रू रोटेशन वाला चक्कर है। और एक केस हो सकता है कि बेटा एक दिन में सब डायरेक्टर्स अपॉइंटेड हो चुके हैं। ये जो है 5 तारीख को सभी डायरेक्टर्स जो है भाई अपॉइंट हो चुके हैं एक ही दिन में। तो रोटेशन कैसे लगाएंगे सर, रोटेशन कैसे लगाएंगे बेटा, इस मौके पे ना हम लोग रोटेशन नहीं लगाएंगे, इस मौके पे हम लोग लॉटरी करेंगे। लॉटरी, LOTTER भाई, लॉटरी करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है लॉट, सर क्या मजाक कर रहे हो, मजाक नहीं बेटा, प्रोविजन में लिखा है देखो लॉट मतलब लॉटरी, ठीक है। हम लोग लॉटरी करने वाले हैं, ओके। सबका नाम लिखेंगे एक चिट्ठी में, उसके बाद हिलाएंगे, हिला के छोड़ देंगे, जिसका नाम निकलेगा सबसे पहले वो निकल जाएगा। ये लॉटरी होने वाला है, समझ में आ रहा है। ये प्रोविजन है, अपने कहां पे लिखा है, अपने कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा। क्लियर है भाई मेरे, इजी था रोटेशनल डायरेक्टर। अभी आ जाओ, और भी है। At the AGM at which a director retires, the company may fill up the vacancy by appointing the retiring director or some other person thereto. पकड़ लो, AGM में ना, AGM में ये डायरेक्टर्स, ए जो है इसका रिटायरमेंट हो चुका है आज, तो ए के रिप्लेसमेंट में कोई तो बंदा बैठना चाहिए। ए के रिप्लेस में कौन बैठेगा, तो कंपनी ने ए को रिटायर कर दिया ना, रिटायर कर दिया, लेकिन कंपनी के पावर से ए को जो है ना सेम मीटिंग में फिर से अपॉइंट कर ले, सेम मीटिंग में फिर से अपॉइंट कर ले ए को सेम मीटिंग में फिर से अपॉइंट कर ले। तो अभी जो बहुत शातिर वाले बच्चे हैं ना, वो सोचेंगे सर फायदा क्या हुआ, मेरे को ये बताओ फायदा क्या हुआ सर। रिटायर तो हम लोग कर रहे हैं बाय रोटेशन, उसके बाद अगर वो रोटेट हो जा रहे हैं तो कंपनी के पास पावर है उसी बंदे को फिर से, अगर हम रिटायर करने के बाद भी उसी बंदे को अचानक से फटाक से उसको हम लोग अपॉइंटमेंट भी दे रहे हैं सेम मीटिंग में, तो फायदा क्या हो रहा है सर। बेटा यहाँ पे जो चीज है ना, वो डर का बात है, डर। डायरेक्टर के मन में ना हमेशा वो डर रहेगा कि ये जो डायरेक्टर है ना, ये कुछ दिन बाद ना इसका रिटायरमेंट होने वाला है। तो ये डर जो है ना, वही डर जो है, अगर आपके मन में भगवान का डर नहीं होता ना, तो आज जो है ना आप पाप करते रहते पाप काम जो है ना करते रहते। तो भगवान का डर है, इसीलिए आप सही पोजीशन पे हो, सही पाथ पे हो। तो रिटायरमेंट का डर है ना, इसीलिए डायरेक्टर्स अच्छे काम करेंगे, सही काम करेंगे अपने कंपनी के लिए। अगर रिटायरमेंट का डर नहीं रहता ना, तो डायरेक्टर्स मनमाजी करेंगे, मस्त मलंग जैसे घूमते रहेंगे डायरेक्टर्स, जो भी करना करेंगे।
तो डायरेक्टर्स को अपना औकात बताने के लिए कंपनीज एक्ट ने बोला है कि सब डायरेक्टर्स को जो है ना, मैक्सिमम डायरेक्टर्स, 2/3 डायरेक्टर्स को उनको रिटायरमेंट करना है थ्रू व्हाट, रोटेशन। और उनका जो अपॉइंटमेंट है ना, उनका जो अपॉइंटमेंट है वो आप कर सकते हो। अगर सपोज मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल एक डायरेक्टर है अपूर्व करके, ठीक है, बहुत गंदा डायरेक्टर है, पकड़ लो फॉर एग्जांपल। अगर हम लोग, ये डायरेक्टर ने सोचा कि अगर कंपनीज एक्ट में 2013 में ये वाला प्रोविजन नहीं लाता तो क्या होता, सोचो। एट एनुअल जनरल मीटिंग एट द एजीएम at which a director retires, जब डायरेक्टर रिटायर होता है, the company may fill up the vacancy by appointing the retired director or some other person thereto। वो सेम रिटायरिंग डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता है या फिर कोई और बंदे को रिटायर कर सकता है। अपूर्व के मन में अगर डर नहीं हो तो अपूर्व क्या करेगा, फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज करेगा। लेकिन अपूर्व के मन में डर है ना कि मैं अगर फ्रॉड करूंगा तो मैं जब रिटायर हो जाऊंगा तो वो बंदे जो है ना, सर मेरे को ना रीअपॉइंट नहीं करने वाले, सर जो है मेरे को रीअपॉइंट नहीं करने वाले, सर रीअपॉइंट नहीं करेगा मेरे को, क्योंकि मैंने पाप काम किया। अगर अपूर्व सही डायरेक्शन में चले तो मैं उसको रीअपॉइंट कर लूंगा कि हाँ जा भाई अपूर्व, तूने सही काम किया, तेको मैं फिर से रीअपॉइंट करता हूं एज अ डायरेक्टर। समझ में आ रहा है? देखा कितना कुछ प्रोविजन है अपने कंपनीज एक्ट में, तेरे बंदे को सीधा करने के लिए, ठीक है, तेरा जो बंदा होता है ना उसको सीधा करने के लिए। आ जाओ, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर शैल नॉट इंक्लूड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है ना उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इंक्लूड नहीं होगा। सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है? देखो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होता है ना वो इंडिपेंडेंट होता है, उसके पास ना कंपनी का किसी भी प्रकार का शेयर रहता है, ना कंपनी से किसी भी प्रकार का रिलेशन रखता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव लेवल में बहुत बड़ा पढ़ने वाले हो आप लोग। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में ये होता क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। बस इतना समझ लो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ना पकड़ लो 5 बंदे, 1 2 3 4 5, यहां बस एक बंदा जो है ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेगा। मतलब डिफरेंस क्या है सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और बाकी डायरेक्टर्स के बीच में? बाकी डायरेक्टर्स जो है वो कंपनी का शेयर जो है वो खरीद सकते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है ना वो कंपनी का शेयर खरीद नहीं सकता। बाकी जो डायरेक्टर्स है वो इन रिलेशन रह सकते हैं, ये इसका मामा, ये इसका भतीजा, ये इसका बहू, ये इसका पिताजी, ये इसका अंबानी का फैमिली, सोच लो, ठीक है। लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है ना वो कोई भी किसी भी प्रकार का रिलेशन नहीं रखता हो अपने बाकी डायरेक्टर्स के साथ। ये डायरेक्टर बिठाने का इंपॉर्टेंस क्या है पता है? सो दैट कंपनी कोई भी डिसीजन जो है ना वो गलत डिसीजन ना लो, वो अगेंस्ट द शेयर होल्डर्स ना ले। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्या है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है देखो मैं आपको बताता हूँ, ये पुलिस को जाके सब बता देगा अगर आप लोगों ने उल्टा सीधा काम किया तो। आप डायरेक्टर्स हो ना, आपने उल्टा सीधा काम किया तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोलेगा मेरे का क्या फायदा, मेरा तो इस कंपनी के ऊपर शेयर्स भी नहीं है, कुछ रिलेशन भी नहीं लगता, मेरे को बस नॉर्मली थोड़ा मतलब तनख्वाह मिल जाता है, मेरे को क्यों मतलब ये सब को काम करना है। तो अगर बाकी डायरेक्टर्स कोई भी किसी भी प्रकार का फ्रॉडलेंट एक्टिविटी कर रहा है ना तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जाके पुलिस को बता देगा सीधा। कितना मजा इंपॉर्टेंट, मतलब मजेदार चीज है। देखो ये सब आपके मैट में मतलब पीडीएफ में नहीं है भाई मेरे, मैं आपको बता रहा हूँ नॉलेज के लिए, अच्छे से ले लो नॉलेज। आ जाओ, तो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स शैल नॉट इंक्लूड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मतलब सर इसका मतलब क्या है? ये जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है ना 2/3 वाला डायरेक्टर, इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं आएगा, ठीक है। ये जो 6 डायरेक्टर्स, 9 में से 6 डायरेक्टर्स निकला ना, ये 6 डायरेक्टर में से कोई भी एक डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं रहेगा। 6 से जो 2 बच्चे, 2 7 8 9 3 बंदे जो बचे हैं ना उसमें से एक बंदा होगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। रोटेशनल डायरेक्टर नहीं बन सकता इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। समझ में आ गया? मगज में घुस चुका है? आ जाओ, अब देखो क्या बताया यहाँ पे, द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी में कॉन्फर ऑन इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द पावर टू अपॉइंट एनी पर्सन अदर देन अ पर्सन हु फेल्स टू गेट अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन द जनरल मीटिंग एज एन एडिशनल डायरेक्टर एट एनी टाइम हु शैल होल्ड ऑफिस अप टू द डेट ऑफ द नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग और the last date in which the annual general meeting should have been held, whichever is earlier। देखो क्या बताया कि the articles of the company may confer on its board of directors the power to appoint any person other than a person who fails to get appointed as a director in general meeting as an additional director। यहाँ पे additional director के बारे में बात कर रहा है। किसके डायरेक्टर के बारे में? additional director। एक additional director बन सकता है, कोई एक additional director जो है वो बन सकता है।
कंपनी एक एडिशनल डायरेक्टर, एक्स्ट्रा डायरेक्टर रख सकता है, ठीक है, लेकिन कितने टाइम के लिए? जिसका ऑफिस जो है ना, ही कैन होल्ड ऑफिस अप टू द नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है, नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग और द लास्ट डेट विच द एनुअल जनरल मीटिंग शुड हैव बीन हेल्ड। मतलब देखो, मतलब एक एक वर्ड समझाने वाला हूं आपको, आप बोलोगे कि सर मजा आ गया। देखो, आपका पकड़ लो, आपका जो आप एडिशनल डायरेक्टर हो, कौन हो? एडिशनल डायरेक्टर हो आप। आपका नाम क्या है? कोई भी पकड़ लो, आपका नाम है एलेक्स। एलेक्स है आपका नाम, क्या है? एलेक्स। तो आपको एडिशनल डायरेक्टर हो, ठीक है, आपका जो रिटायरमेंट का डेट है, कब का जो एक्सपायरी डेट है एज अ डायरेक्टर, आपका जो एक्सपायरी डेट है एज अ डायरेक्टर वो है एनुअल जनरल मीटिंग में, सब बता दिए, सब लोग को पता है, नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। पकड़ लो, एनुअल जनरल मीटिंग जो है ना वो रखा है 5 तारीख को, 5/4/2020 को एनुअल जनरल का डेट है। तो एलेक्स बोल रहा कि सर मेरे को तो 5 तारीख को निकाल देंगे सर। मैंने बोला हाँ जी निकाल देंगे। सर ऐसा कुछ कर सकते हैं कि सर मेरे को 5 तारीख में ना निकले? तो मैं उसको बताऊंगा, मतलब फिरकी लेने के लिए, मजे लेने के लिए एलेक्स को बताऊंगा मैं, भाई एक काम करते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग जो है ना वो हम लोग कैंसिल कर देते हैं, वो हम लोग 5 तारीख को नहीं 6 तारीख को रखते हैं, ठीक है, एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा तेरे को। एलेक्स ने बोला सर आप मेरे लिए इतना करोगे? मैंने बोला हाँ भाई करूंगा ना मैं। लेकिन जब 5 तारीख आया ना, एनुअल जनरल मीटिंग का डेट था, तभी एलेक्स को एक नोटिफिकेशन आया, मेल आया कंपनी से कि बेटा तेरा एक्सपायरी डेट हो चुका है। एलेक्स दौड़ के आया मेरे पास, सर कंपनी बोल रहा है सर कि मेरा एक्सपायरी हो चुका, अभी तो एक दिन है ना सर। मैंने बोला बेटा मैं तो मजाक किया था तेरे से, तूने कंपनी लॉ नहीं पढ़ा? अगर मीटिंग हो ना हो, देखो एनुअल जनरल मीटिंग हो ना हो, जो डेट था ना एनुअल जनरल मीटिंग का, उसी डेट पे तेरा लिख चुका है एक्सपायरी डेट। वो होना, ये घटना जो है ना वो घटना ही है, वो होना ही है। और देखो, और द लास्ट डेट ऑन विच द एनुअल जनरल मीटिंग शुड हैव बीन हेल्ड, मतलब हेल्ड ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हेल्ड ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो रिटायरमेंट है या फिर आप कह लो एक्सपायरी डेट है डायरेक्टर का, वो हो जाएगा ऑन दिस डेट, समझे ना? अगर 5 तारीख को एनुअल जनरल मीटिंग है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इसी डेट पे अपने आपको होने वाला है 5 तारीख को, समझे? 6 तारीख एक दिन एक्सटेंशन नहीं मिलने वाला आपको। क्लियर है भाई? क्लियर है भाई? बोलना आ जाओ। कंपनीज एक्ट empowers the board if so authorized by its article or by resolution passed by the company in general meeting to appoint director termed as an alternative director to act in the absence of the original director during his absence for a period of not less than 3 months from India। ये जो है ना भाई, मैं आपको बता दूं, ये ऑल्टरनेट डायरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। अभी हम लोग ने देखा एडिशनल डायरेक्टर, अभी हम लोग देखने वाले ऑल्टरनेट डायरेक्टर। सर एडिशनल डायरेक्टर क्यों अपॉइंट किया जाता है? सर ऑल्टरनेट डायरेक्टर क्यों अपॉइंट किया जाता है? मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारे टाइप के डायरेक्टर्स हैं। मैं आपको और एक चीज बता देता हूं, आज मैं आपको थोड़ा और एडिशनल ज्ञान देता हूं। देखो सेक्शन 161 ना, सेक्शन 161 में सबसेक्शन 1 है, सबसेक्शन 2 है, सबसेक्शन 3 है, सबसेक्शन 4 है। सबसेक्शन 1 में लिखा है एडिशनल डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर। सबसेक्शन 2 में है ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर, सबसेक्शन 3 में है नॉमिनी डायरेक्टर, सबसेक्शन 4 में है कैजुअल वैकेंसी वाला डायरेक्टर। तो मैं एक शॉर्टकट में बता दूं भाई, 1 मिनट लगेगा, ठीक है? देखो एडिशनल डायरेक्टर क्यों अपॉइंट करता है पता है? वर्कलोड जब ज्यादा हो जाते हैं ना, तब अपने को एडिशनल डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट करना होता है। और ऑल्टरनेट डायरेक्टर तब अपॉइंट करना होता है ना जबकि ओरिजिनल डायरेक्टर जो है, जो कंपनी का ओरिजिनल डायरेक्टर है ना, वो बाहर देश चला जाता है फॉर ए पीरियड मोर देन 3 मंथ्स, 3 महीने के ज्यादा के लिए, 3 महीने से ज्यादा टाइम के लिए अगर ओरिजिनल डायरेक्टर बाहर निकल जाए तो उसके जगह पे अपने को ऑल्टरनेट डायरेक्टर रखना होता है। ओके, 3 महीना या फिर 3 महीने से ज्यादा, ये हो जाता है अपना ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर। सर नॉमिनी और कैजुअल वैकेंसी तो लिखाया नहीं है, मैं फिर भी बता देता हूं आपको। सर नॉमिनी डायरेक्टर जो है ना, वो एज पर एग्रीमेंट
अपने एग्रीमेंट के हिसाब से हम लोग इसको अपॉइंट करते हैं। और कैजुअल वैकेंसी तो तब होता है जब कोई डायरेक्टर बिना बताए ऐसे ही मतलब भाग जाए। कैजुअल वैकेंसी मतलब बिना बताए भाग जाए, रातों रात भाग गया डायरेक्टर, तो फटाफट अपने को उसको रिप्लेस करने के लिए क्या होता है, कैजुअल वैकेंसी हो चुकी है, कैजुअली वेकेंट हो चुका है, वैकेंसी हो चुका है, तो उसको भरने के लिए अपने को एक डायरेक्टर चाहिए, उसको हम लोग कहते हैं कैजुअल वैकेंसी। ये सब छोड़े, अपने को 2 पॉइंट पढ़ना है अभी के लिए, एक है ऑल्टरनेटिव, एक है ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर, एक है एडिशनल डायरेक्टर। एडिशनल डायरेक्टर समझ में आ चुका है, ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर भी समझ में आ चुका है। क्लियर है भाई मेरे, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स। उसके बाद क्या क्या एक बार देख लो ऊपर से, अच्छा ज्यादा नहीं है। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है, देखो, अ कंपनी बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन रिमूव अ डायरेक्टर not being a director appointed by the National Company Law Tribunal before the expiry of the period of his office after giving him reasonable opportunity of being heard। एक कंपनी जो है ना, वो अपने डायरेक्टर को ना एवे निकाल सकता है, एवे, लेकिन सुनो, उसको एक अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा ना, आप उसको अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा कि क्यों निकाल रहे हो, उसको पूछने की अपॉर्चुनिटी दो, उसको एक्सप्लेन करने का अपॉर्चुनिटी दो, यार क्यों निकाल रहे हो मेरे को, ये हो जाता है रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। लेकिन यहाँ पे और एक पॉइंट बताया कि जो डायरेक्टर एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, ठीक है, जो मेरे टेलीग्राम वाले स्टूडेंट्स है ना, भाई बंधु है, उन लोगों के लिए सुनो एक बात, ग्रुप में जो डिस्कस कर लेते तुम लोग, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, देखो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल क्या होता है, जो वकील नहीं होता, वकील कहां जाता है, कोर्ट पे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो अपने कंपनी सेक्रेटरी का कोर्ट है ये नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। जब ट्राइब्यूनल ने कोई भी किसी भी प्रकार का डायरेक्टर जो है वो रखा है ना, डायरेक्टर रखा है आपके बोर्ड में, आपके कंपनी का बोर्ड है, ठीक है, एनसीएलटी ने एक डायरेक्टर अपॉइंट करके आपके बोर्ड में घुसेड़ के रख दिया। सर एनसीएलटी क्यों रखेगा मेरे बोर्ड में डायरेक्टर, मेरा कंपनी, मेरा मर्जी। आपके कंपनी किसी भी प्रकार का कुकर्म जो है ना कर रखा है, इसीलिए एनसीएलटी ने आपके निगरानी के लिए एक डायरेक्टर बिठाया अपने खुद की मर्जी का। तो एनसीएलटी ने जो डायरेक्टर बिठाया ना, उसको आप लोग निकाल नहीं सकते, समझे, वो होता है बात। यहां पर ये बताया, देखो, रिमूव अ डायरेक्टर नॉट बीइंग अ डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। ओके, एक्सपायरी डेट से पहले आप किसी भी डायरेक्टर को निकाल सकते हो, एक्सपायरी डेट से पहले आप किसी भी डायरेक्टर को निकाल सकते हो, एक्सेप्ट द डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। और सुनो, निकाल तो सकते हो लेकिन उसको अपॉर्चुनिटी देना हो बीइंग हर्ड। ओके, उसके बाद देखो, an independent director reappointed for second term shall be removed by the company only by passing a special resolution and after giving him a reasonable opportunity of being heard। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है ना वो अब रीअपॉइंटेड हो चुका है, देखो रीअपॉइंटेड हुआ है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर द सेकंड टर्म, दूसरा टर्म चल रहा है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, वो आप लोग रिमूव कर सकते हो बाय द कंपनी ओनली बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है, आफ्टर गिविंग हिम द रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ओके, क्लियर है। नॉर्मल डायरेक्टर का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो कि आप सेकंड टाइम उसको रीअपॉइंट किए हो, उसको निकाल सकते हो बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन नहीं, स्पेशल रेजोल्यूशन। ओके, स्पेशल रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का चक्कर भी मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लो, वीडियो देखते रहो अच्छे से। A special notice shall be required by any resolution to remove a director under this section or to appoint somebody in place of a director so removed at the meeting at which is removed। ठीक है, कोई बात नहीं, बच्चे इंटरप्रेट कर लेंगे, इजी है। A vacancy created by the removal of director may, if he have been appointed by the company in general meeting or by the board, be filled by the appointment of another director in his place at the meeting at which is removed। ठीक है, ये भी समझ लेंगे अपने बच्चे। ये वाला पॉइंट में क्या बताया, एक नोटिस देना पड़ेगा ना, एक नोटिस दे दो, ठीक है, किसी भी रेजोल्यूशन पास करने वाले हो, स्पेशल रेजोल्यूशन कह लो, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कह लो, एक नोटिस दे दो रिमूवल से पहले, ठीक है। और इस वाले पॉइंट में क्या बताया कि जिस मीटिंग में डायरेक्टर को निकाला, उसी मीटिंग में आप क्या कर सकते हो, उसी मीटिंग में आप एक दूसरे डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो, और डायरेक्टर सो अपॉइंटेड शैल होल्ड ऑफिस टिल द डेट टू व्हिच हिज प्रेडिसेसर वुड हैव हेल्ड ऑफिस if he had not been removed।
कोई भी डायरेक्टर जो आप निकाल रहे हो ना, पकड़ लो ए को निकाला आपने और बी को रखा है ए के जगह आपने बी को रखा है, लेकिन बी का टाइम आपने सेट नहीं किया कि बी को कब निकलना है, कब टर्मिनेट करना है उसको। तो ए का जो एक्सपायरी डेट था ना, जब निकलने का एक्सपायरी डेट था, ए को तो आप जबरदस्ती निकाल रहे हो, लेकिन उसका तो एक्सपायरी डेट आपने सेट किया था ना। तो जब ए का एक्सपायरी डेट सेट किया था ना, उसी एक्सपायरी डेट तक बी चलेगा। जब ए का एक्सपायरी डेट खत्म हो जाएगा तब बी भी वेकेट हो जाएगा अपने आप, समझे? ये आप ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर या फिर कैजुअल वैकेंसी वाला डायरेक्टर को भी आप अप्लाई कर सकते हो। ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर किसके लिए रखते हैं हम लोग नॉर्मली? जब डायरेक्टर बाहर चला जाता है तब ना। तो पकड़ लो, फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो, एक मैं एग्जांपल देता हूँ ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर का, मजा आएगा। इधर आओ। पकड़ लो, ये है भैया, इसका नाम है राज। तो राज भाई जो है ना, ये बेटा ओरिजिनल डायरेक्टर है। ये निकला, ये अपने तीर्थ यात्रा के लिए निकल चुका है 3 महीने से ज्यादा, 3 महीने से ज्यादा के लिए। तो इसके अनुपस्थित में अपने को क्या करना है कि एक ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर रखना है। पकड़ लो, मैंने रख दिया एक डायरेक्टर, फॉर एग्जांपल राजू नामक बंदे को मैंने डायरेक्टर रखा है, ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर। तो जब राजू को मैंने ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर रखा है ना, तो राजू का पीरियड कब तक है? कब तक पीरियड है इसका? कब तक पीरियड है बताओ? जब राज लौट आएगा ना, तब राजू जो है ना ऑटोमेटिकली उसका एक्सपायरी हो जाएगा डेट। जब राज लौट आएगा अपने इंडिया में, 3 महीने के लिए वो बाहर निकला है, ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर है राजू, 3 महीने के लिए बाहर निकला है, ठीक है? राज जो है 3 महीने के लिए बाहर निकला है, उसके जगह पे राजू को रखा। तो राज जब आ जाएगा, राजू ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। पकड़ लो, 3 महीने के लिए निकला है राज, लेकिन उसका जो एक्सपायरी डेट था ना, वो 2 महीने के अंदर है। तो तीसरा महीना वो तो बाहर ही है, लेकिन दूसरा महीना जो है उसमें ही उसका रिटायरमेंट होने को है राज का। तो राजू का रिटायरमेंट तभी हो जाएगा जब राज का रिटायरमेंट डेट आ चुका है, ठीक है? समझे? और समझाऊं? देखो, पकड़ लो, राज का रिटायरमेंट डेट था 4 तारीख को, और राज ने सोचा राज लौटेगा 6 तारीख को, और राज के जगह पे अपन ने किसको रखा है? राजू को। तो राज का एक्सपायरी डेट कब है? 4 तारीख, लेकिन राज लौट रहा है 6 तारीख को, तो उसके जगह पे हमने राजू को रखा है। राजू कितना दिन काम करेगा? 6 तारीख तक या फिर 4 तारीख तक? 4 तारीख तक, सिर्फ 4 तारीख तक। उसके बाद नया डायरेक्टर को अपॉइंट करना। क्लियर है बात मेरा भाई? क्लियर है बात मेरा भाई? बताओ फटाफट, बोलना। क्लियर है? ओके, आ जाओ। शेयर होल्डर का मीटिंग मतलब एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग जो है ना, वो अपने को करना है 15 months from the last AGM या फिर 6 months from the end of financial, whichever is earlier. 15 months from the last AGM। पकड़ लो, आपका AGM था 1 तारीख को, तो इससे 15 महीने या फिर 6 months from the end of financial year। पकड़ लो, इस कंपनी का, एक कंपनी ए, इसका पहला मीटिंग हुआ 1 तारीख को, लास्ट AGM हुआ था, पहला जो एजीएम था वो 1 तारीख को हुआ। तो 1 तारीख से लेके 15 महीने, उसका 15 महीने के बीच में, या फिर अगर इसी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर जो है ना, फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला है, फाइनेंशियल ईयर एंडिंग डेट जो है, फाइनेंशियल ईयर का एंडिंग डेट जो है, उससे 6 महीना, व्हिचएवर इज अर्लियर, जो भी जल्दी हो जाए, 15 months from last AGM और 6 months from the end of financial year, whichever is earlier। क्लियर है भाई? इजी है, प्रोविजन बस याद रखना। However, first AGM, then the time limit is 9 months from the end of financial। अगर आपका कंपनी का नया कंपनी है, फ्रेश है, ताजा कंपनी है, तो आपका जो फर्स्ट AGM होगा ना, वो उसका लिमिट होगा 9 months from the end of financial year। ये 6 महीने की जगह 9 months। और एक बता दूं मैं, सुनो, अगर यहां पे ये वाला पॉइंट, ठीक है, पहले पढ़ लेते एक बार, आ जाओ। ये वाला पॉइंट देखो, अगर पकड़ लो कोई भी अनफॉर्चुन सिचुएशन के वजह से फ्लड आ गया, बवंडर आ गया, फ्लड आ गया, ये आ गया, वो आ गया, इस वजह से आपने जो है ना मीटिंग कंडक्ट नहीं कर पाए आप, तो आपको 3 महीने का एक्सटेंशन मिलेगा। मीटिंग कंडक्ट करने के लिए 3 महीने का एक्सटेंशन मिलेगा, ठीक है? लेकिन ये जो 3 महीने का एक्सटेंशन है ना, ये बेटा ये फर्स्ट एजीएम के लिए नहीं है, क्योंकि फर्स्ट एजीएम का तो पहले से ही 9 मंथ्स का एक्सटेंशन हम लोग दे रखा है।
नॉर्मली तो 6 महीने के बंदों के लिए 3 महीने का एक्सटेंशन है। जिनको 9 महीने का एक्सटेंशन ऑलरेडी है ना, मतलब फर्स्ट एजीएम है जिनका, उनको ये 3 महीने का एक्सटेंशन नहीं मिलने वाला। क्लियर है बात? क्लियर है बात? इजी है। टाइम क्या है? मीटिंग का टाइम बताओ। 9 से 6 PM तक बिजनेस आवर्स में होना चाहिए। बिजनेस आवर्स कौन सा होता है? 9 AM to 6 PM। ठीक है। कहां पे होना चाहिए? इधर एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी और एट सम अदर प्लेस within the city, town or village in which the registered office of the company situated, provided that the central government में, ये बाद में पढ़ेंगे, इतना तक पढ़ लो। यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है भाई कि मीटिंग जो है कब होना चाहिए? मीटिंग होना चाहिए 9 AM से लेके 6 PM तक। कहां पे होना चाहिए? कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में। अगर कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में जगह नहीं बन रहा है, बहुत छोटा सा रजिस्टर्ड ऑफिस है, तो आप कोई भी होटल में कर लो। बहुत सारे कंपनी से होटल में करता है, कोई भी 5 स्टार होटल में कर लो, ठीक है। लेकिन वो जो होटल है ना, वो इसी जो जहां पे ये रजिस्टर्ड ऑफिस बिलोंग करता है ना, वहां पे होना चाहिए होटल। ऐसा नहीं कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है दिल्ली में और आप मीटिंग करा रहे हो मुंबई में, ऐसा नहीं हो सकता। रजिस्टर्ड ऑफिस जहां पर है उसी सिटी, टाउन या विलेज में, सिटी अगर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है विलेज में, तो उसी विलेज में कोई भी कारखाना में करा लो। अगर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है किसी भी टाउन में, तो उसी टाउन के किसी भी जगह पे करा लो। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है भाई मेरे? लेकिन ये जो देखो क्या लिखा है कि प्रोवाइडेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट में exempt any company from the provision of the subsection subject to such conditions it may impose। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो बोल सकता है कोई भी कंपनी को, भैया आपको न्यूयॉर्क में कराना है, मीटिंग करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। प्रोवाइड द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द अनलिस्टेड कंपनी मे बी हेल्ड एट एनी प्लेस इन इंडिया। अनलिस्टेड कंपनी, अगर आपका कंपनी लिस्ट, एक होता है लिस्टेड कंपनी, एक होता है अनलिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी मतलब जो कि जिसका शेयर्स जो है ना, वो स्टॉक एक्सचेंज पे खरीदा बेची होता है भाई मेरे। जिसका शेयर्स जो है उसका स्टॉक एक्सचेंज पे खरीदा बेची होता है, मतलब बड़ा कंपनी, लिस्टेड कंपनी है कि नहीं? लिस्टेड कंपनी। लेकिन अगर आपका अनलिस्टेड कंपनी हो, अनलिस्टेड, ओके, तो आप कहीं पर भी करा सकते हो। लिस्टेड कंपनी है तो बेटा बहुत सारे प्रोसीजर है, सेबी भी तो फॉलो करना पड़ता है आपको। लिस्टेड कंपनी खरीदा बेची होता है आपका शेयर्स। लेकिन अगर आप अनलिस्टेड हो ना, कोई भी स्टॉक एक्सचेंज में आपका कोई भी शेयर्स लिस्टेड नहीं हो, तो क्या हो जाएगा? आप कहीं पर भी कर सकते हो, इंडिया के किसी भी कोने में कर सकते हो, लेकिन कंसेंट ले लेना भैया, कंसेंट ले लेना है। कंसेंट ले लेना, किसका कंसेंट लेना है सर? शेयर होल्डर्स का कंसेंट ले लेना, राइटिंग में या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड में, ऑफ ऑल द मेंबर्स इन एडवांस। एडवांस से आप लिख लेना, ठीक है। कंसेंट ले लेना, पूछ लेना, जहां पर बोलेंगे शेयर होल्डर्स वहीं पे कराना है भाई। अनलिस्टेड कंपनी, समझे ना? अभी मैं बेसिक समझाता हूं आपको। बिजनेस मैटर्स जो होता है भैया बहुत बेसिक है, आपके उसमें नहीं मिलेगा। कहां पे नहीं मिलेगा? पीडीएफ में नहीं मिलने वाला। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिजनेस मैटर्स, एक होता है ऑर्डिनरी बिजनेस, एक होता है स्पेशल बिजनेस। एक होता है ऑर्डिनरी बिजनेस, एक होता है स्पेशल बिजनेस, ठीक है। ऑर्डिनरी बिजनेस में 4 मैटर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं अड्डा, जिसको हम लोग कहते हैं अड्डा। अड्डा क्यों कहते हैं सर? फॉर ए, फॉर ए से क्या होता है? एनुअल अकाउंट। डी से डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, और डी से अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, और ए से ए हो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड फिक्सेशन ऑफ ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन। ये 4 मैटर में हम लोग उसको कहते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस। सर मतलब फर्क क्या है ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस में? बड़ा बात ये है ना कि भाई अड्डा को छोड़ के, अच्छा एक बात सुन लो, अड्डा को छोड़ के, मतलब ये 4 चीज को छोड़ के जितने भी सारे बिजनेस मैटर्स है ना, वो होता है स्पेशल बिजनेस, वो होता है स्पेशल बिजनेस। बाकी होता है ऑर्डिनरी बिजनेस। बिजनेस मतलब क्या है? यहाँ पे मैटर समझो, जो हम लोग जनरल मीटिंग में डिस्कस नहीं करते, वो होता है बिजनेस। अड्डा कैन बी ट्रांजैक्टेड ओनली एट एजीएम, ये है डिफरेंस। अड्डा जो है ना, ये हम बस एजीएम में कर सकते हैं, ओके। अड्डा जो है, ऑर्डिनरी बिजनेस जो है, वो हम लोग हमेशा एजीएम में कंडक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर अपने को एनुअल अकाउंट जो है, कंसीडरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट और डायरेक्टर्स रिपोर्ट जो है, वो अपने को एजीएम में ही निकालना है। डिविडेंड डिक्लेयर करना है, एजीएम में ही करना है। डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है, एजीएम में ही करना है। ऑडिटर को अपॉइंट करना है, ऑडिटर का तनख्वाह फिक्स करना है, वो भी एजीएम में ही करना है। बाकी सारे जो स्पेशल बिजनेस है ना, वो बेटा आप कब भी कर सकते हो, इन एनी जनरल मीटिंग इंक्लूडिंग एजीएम। एजीएम में भी कर सकते हो या फिर आप कोई भी जनरल मीटिंग में कर सकते हो।
एनुअल जनरल मीटिंग में भी कर सकते हो या फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, मतलब कोई भी जनरल मीटिंग में आप कर सकते हो। ये स्पेशल बिजनेस वाला चक्कर क्लियर है। अभी देखो डिसीजन जो होते हैं ना मीटिंग में, वो होता है दो प्रकार का। एक होता है वोटिंग जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके, एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करता है। ऑर्डिनरी और स्पेशल रेजोल्यूशन जो है ना, इन सब चीजों के लिए पास किया जाता है, ठीक है ना। ये सब बिजनेस मैटर्स के लिए। किस चीज के लिए? बिजनेस मैटर्स के लिए, बिजनेस मैटर्स के लिए। तो हम लोग वोटिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के हिसाब से करेंगे या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन के हिसाब से करेंगे। देखो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है कि ये आम जिंदगी है, ये होता है आम जिंदगी। वोट जो वोट इन फेवर अगर बड़ा होता है वोट अगेंस्ट से, वो होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, आम जिंदगी, नॉर्मल वोटिंग जो होता है। लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन जब पास करना होता है तब क्या होता है कि पकड़ लो वोट इन अगेंस्ट में है 2 बंदे, तो वोट इन फेवर में 6 बंदे होना चाहिए, तभी स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, वरना नहीं होगा। मतलब अगेंस्ट में जो है ना उससे 3 गुना ज्यादा होना चाहिए आपके फेवर में, तभी ये रेजोल्यूशन जो है वो पास होगा। रेजोल्यूशन मतलब क्या? ये जो मैटर है ना, आप कोई भी टॉपिक डिस्कस कर लो। वोटिंग क्या करता है? वोटिंग का मतलब क्या होता है? चुनाव जो होता है ना वो पास होगा, ये काम करना है नहीं करना है वो पास होता है ना, तो पास तभी होगा अगर आप स्पेशल रेजोल्यूशन से पास करे हो तो 3 टाइम्स ज्यादा चाहिए, मतलब 75% वोटिंग चाहिए होगा आपको फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। टोटल वोट से 75% वोट चाहिए होगा आपको इनडायरेक्टली। अगर आपका अगेंस्ट में आ रहा है 2 वोट तो आपको 3 गुना ज्यादा चाहिए, मतलब 6, 3 2 6। अगर आपने मीटिंग फिटिंग अगर अच्छे से नहीं किया ना तो पनिशेबल विद फाइन व्हिच may extend to 1 lakh rupee and in case of continuing default with a further fine which may extend to 5,000 rupees for each day during which such default continues। मतलब क्या कहा कि अगर कंपनी ने ये प्रोविजन अच्छे से फॉलो नहीं किया ना मीटिंग वगैरह का, ये जो मैंने बताया यहाँ पे 15 मंथ 6 मंथ, ये सब का जो अगर अच्छे से प्रोविजन फॉलो नहीं किया ना आपने, तो क्या हो जाएगा कि देखो आपको जुर्माना देना पड़ेगा 1 लाख रुपए तक, 1 लाख, ठीक है। और अगर आप मीटिंग तब भी नहीं करा रहे हो, मीटिंग डिफॉल्ट हो ही रहा है, तो कंटिन्यू डिफॉल्ट जो होगा 5,000 एवरी डे, 5,000 एवरी डे देना पड़ेगा आपको, ठीक है, अगर आपने कोई भी किसी भी प्रकार का कुकर्म करके रखा है। अभी हम लोग देखने वाले कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये अपना लास्ट टॉपिक होगा आज के चैप्टर में, खत्म हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? सीएसआर होता है, शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं सीएसआर कमेटी। ये फॉर्म किस लिए होता है मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ। मतलब अपने कंट्री के भलाई के लिए, जहां पे आपको मतलब दिक्कतें आ रहा है, फॉर एग्जांपल पॉवर्टी, गेम्स कह लो, कहीं पर भी दिक्कत आ रहा है ना, तो उसमें हेल्प करने के लिए, कंपनी को कंट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग, गवर्नमेंट ने बोला कि सीएसआर कमेटी बनाना पड़ेगा। सीएसआर पॉलिसी वो अवेलेबल हो जाएगा कंपनीज के लिए। अभी कौन से कंपनीज के लिए अवेलेबल है? जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है, या फिर टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा, या फिर नेट प्रॉफिट जो है 5 करोड़ से ज्यादा। अगर आपका ये सब का चक्कर है ना, इनमें से कोई भी एक अगर आपका अट्रैक्ट हो जाए आपके कंपनी के टूवर्ड्स, पकड़ लो आपका नेटवर्थ जो है 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है, टर्नओवर जो है 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, लेकिन नेट प्रॉफिट जो है 5 करोड़ है या फिर उससे ज्यादा है, तो आप अट्रैक्ट कर जाओगे। इनमें से कोई भी एक पॉइंट अगर आपने अट्रैक्ट किया तो आपको सीएसआर कमेटी बनाना पड़ेगा, आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, आपको चंदा देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा डीप में समझेंगे, समझो। सीएसआर कमेटी में हमेशा समझ लेना 3 डायरेक्टर्स रहेंगे, 3 डायरेक्टर्स रहेंगे सीएसआर कमेटी में। 3 में से एक डायरेक्टर हमेशा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेगा। और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए या फिर प्राइवेट कंपनी के लिए जहां पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का दरकार नहीं है, वो नॉर्मली जो डायरेक्टर्स है ना उनसे वो कमेटी बना सकते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का दरकार नहीं है। किसके लिए? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी और फिर प्राइवेट कंपनी। अगर उनके प्राइवेट कंपनी हैविंग 2 डायरेक्टर्स शैल कॉन्स्टिट्यूट सीएसआर कमेटी विद 2 डायरेक्टर्स होंगे। अगर प्राइवेट कंपनी है आपका क्या है? प्राइवेट कंपनी है, और आप इनमें से कोई भी एक को टच कर रहे हो, तो बेटा आपको जो है सीएसआर कमेटी में अगर 2 डायरेक्टर है ना, तब भी आपको 2 डायरेक्टर्स के लेकर ही सीएसआर कमेटी बनाना पड़ेगा। क्लियर है? फॉरेन कंपनी को भी बनाना पड़ेगा भाई, एटलीस्ट 2 पर्सन कंप्राइज ऑफ 2 पर्सन, वन ऑफ विच शैल बी अ रेसिडेंट। अगर आप फॉरेन कंपनी हो तो मिनिमम 2 डायरेक्टर से आप सीएसआर कमेटी बनाना होगा, आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी बनाना होगा। 2 डायरेक्टर से कम एक डायरेक्टर तो बेटा रेसिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। रेसिडेंट डायरेक्टर मतलब वो बंदा जो 182 डेज से ज्यादा रह चुका है अपने इंडिया में, ठीक है, रह रहा है एवरी फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में। सीएसआर कमेटी क्या करता है? यहां से लेके यहां तक रीड, ठीक है।
क्या बताया, नॉर्मली सीएसआर कमेटी क्या करता है, शेड्यूल 7 में जो लिखा है ना वो फॉलो करता है, वो सीएसआर कमेटी फॉलो करता है। ड्यूटीज ऑफ द बोर्ड यहां से लेके यहां तक रीड करना है। रीड सीएसआर कमेटी में कितना कंट्रीब्यूट करना है देख लो, ये पढ़ लो एक बार। 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी मेड ड्यूरिंग द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। देखो इजी है, समझाता हूं मैं आपको। यहां पे देख लो 2% देना पड़ता है, सीएसआर कमेटी जो है वो 2% देगा, कंपनी जो है 2% डोनेट करेगा। कितना? 2%। कहां में से? एवरेज नेट प्रॉफिट में से। एवरेज नेट प्रॉफिट, एवरेज नेट प्रॉफिट, एवरेज नेट प्रॉफिट से 2% देना पड़ेगा। एक साल का नहीं बेटा, पिछले 3 साल का एवरेज नेट प्रॉफिट मिला के आपको 2% देना पड़ेगा। पिछले 3 साल का इमीडिएटली ड्यूरिंग द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर आपको मिला के आपको 2% का एवरेज नेट प्रॉफिट निकाल के देना पड़ेगा आपको। क्लियर है भाई? वो कहां पे लिखा है बेटा? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 198। डिस्क्लोजर ऑफ द बोर्ड, बोर्ड क्या करेगा? कॉम्पोजिशन डिस्क्लोजर क्या क्या करेगा? कॉम्पोजिशन, ये आपका आउट ऑफ द सिलेबस है, एग्जीक्यूटिव लेवल में मिलेगा, रीड कर लेना। द कॉम्पोजिशन ऑफ सीएसआर कमेटी, कॉम्पोजिशन ऑफ सीएसआर कमेटी मतलब डिस्क्लोजर, बोर्ड रिपोर्ट में क्या क्या बोलेंगे वो लोग, कितना कंपोज कर रहे हैं सीएसआर कमेटी में, कौन कौन बंदे हैं वो। उसके बाद कंटेंट ऑफ दी सीएसआर पॉलिसी, सीएसआर पॉलिसी में क्या कंटेंट है, और वो लोग स्पेंडिंग कितना अमाउंट कर रहे हैं, 2% का कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, रीजन क्या है फॉर नॉट स्पेंडिंग अमाउंट 2%। अगर आप लोग 2% स्पेंड नहीं कर रहे हो तो रीजन क्या है, वो भी आपको बोर्ड रिपोर्ट में देना पड़ेगा। अभी सीएसआर कमेटी कहां पे हम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, यहाँ पे तो बोल दिया सर कि शेड्यूल 7 में जो भी मैटर है ना, सारे मैटर्स में, शेड्यूल 7 में जो भी मैटर्स है ना, सारे मैटर्स में आपको कंट्रीब्यूट करना है। मतलब सारे मैटर्स में, मतलब इन सारे मैटर्स में कोई भी एक मैटर में आपको कंट्रीब्यूट करना है। इन सारे मैटर्स में से कोई भी एक मैटर में कंट्रीब्यूट करना है। तो वो सारे मैटर्स कौन सा है? वो सारा मैटर्स है ये 1 से लेकर 12 तक, रीड करना है। ठीक है, ये मैटर्स है हंगर, एजुकेशन, इक्वालिटी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, नेशनल हेरिटेज, आर्म्ड फोर्सेस, स्पोर्ट्स, कंट्रीब्यूशन, टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर्स, उसके बाद रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, स्लम एरिया डेवलपमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब। नहीं किया तो पेनल्टी लग जाएगा बेटा 50,000 रुपीज, शैल नॉट लेस देन 50,000 रुपीज, ओके, व्हिच में एक्सटेंड टू 25 लाख रुपीज। और अगर जो ऑफिसर डिफॉल्ट में है ना, ये तो कंपनी के लिए, ये तो कंपनी के लिए, और ऑफिसर जो ऑफिसर डिफॉल्ट कर रहा है, जिसके वजह से ये सब कुकर्म हुआ, मतलब आपने कंट्रीब्यूट नहीं किया, जिस डायरेक्टर का आइडिया था कंट्रीब्यूट नहीं करने के लिए, उसको ना बेटा 3 साल का जेल, या फिर देखो और लिखा है, और या फिर फाइन नॉट लेस देन 50,000 बट विच में एक्सटेंड टू 5 लाख और बोथ। क्लियर है? बिजनेस एथिक्स जो है ना, सिंपल है, बहुत सिंपल इंग्लिश है बिजनेस एथिक्स। ये आपको बस रीड करना है यहां से लेके यहां तक। कोई भी दिक्कत आ रहा है मेरे को पूछना है बिजनेस एथिक्स में से। मैं आपको अगर इनडायरेक्टली बताऊं तो आपको बस ये पॉइंट्स याद रखना है बस, ठीक है, अच्छे से। और बिजनेस एथिक्स आपके जो पीडीएफ में है वो तो पढ़ना ही है, बस गो थ्रू करना है। नॉर्मली बिजनेस एथिक्स क्या होता है, नॉर्मली बिजनेस को अच्छी तरीके से चलना होता है, ये वो, मतलब बहुत सारा ज्ञान जो है वो दिया हुआ है बिजनेस एथिक्स का। ठीक है, वो आपको बस रीड करना। तो इसके साथ जो है ना आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है भाई मेरे, पूरा कंप्लीट हो जाता है आपका चैप्टर। मतलब थक चुके हम लोग, है कि नहीं? अभी सुनो बात, तो अपना जो है चैप्टर खत्म हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, अभी अपने को थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग कर लो, बहुत थक चुके होंगे आप लोग। तो मुंह पे खीरा लगाओ, नींबू लगाओ, जो भी करना करो। ठीक है, आराम से, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ये पूरा रीड करके निपटा देना। So if you think my videos are helping you for the preparation of CS EET, then please like, share and subscribe my channel. Thank you so much everyone and happy learning guys.